जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और 31 जनवरी 2022 का न्यूज़पेपर होगा ये। ठीक है, तो करते हैं इसकी शुरुआत। अगर आप भी अभी तक आपने के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखो बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इस न्यूज़पेपर में केवल हम न्यूज़ पढ़ते नहीं है, यानी कि ये मान लीजिए 40% न्यूज़ इसकी होती है, लेकिन 60% हम बाहर से रिकवर करते हैं, यानी कि उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो देखते रहिएगा, द हिंदू एनालिसिस डेली आता है ये। ठीक है, तो करते हैं न्यूज़ की शुरुआत। सबसे पहली न्यूज़ है टिकैत कॉल्स फॉर ऑब्जर्विंग बीटल डे। देखिए जी, जब इन्होंने किसान आंदोलन खत्म किया था तो इसके बाद इन्होंने बोला था कि हमारी गवर्नमेंट से बात होगी, वो कोई मीटिंग वगैरह करेगी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर इसके बाद आप बात करना चाहो तो गुजरात एटीएस अरेस्ट दिल्ली बेस्ड क्लैरिक, यानी कि गुजरात एटीएस ने दिल्ली बेस्ड एक जो क्रिमिनल है उसे अरेस्ट कर लिया है। देखते हैं क्या होता है। सोशल मीडिया ट्रोल्स सुप्रीम कोर्ट जजेस। सोशल मीडिया जो है यानी सुप्रीम कोर्ट जजेस को एक ट्रोल कर लेती है। इसे हम डिस्कस करेंगे, ये पेज नंबर 10 पे पूरी न्यूज आने वाली है, तो इसे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूज है 5 मिलिटेंट्स किल्ड इन टू कश्मीर एनकाउंटर्स, यानी कि 5 आतंकवादी हैं जो 2 कश्मीर एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें, देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्कस करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आपको एक टर्म दिख रहा होगा UAPA, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की बात करें तो इसे ये एक UAPA 2019 में भी पास हुआ था। UAPA 2019 में अमेंडमेंट हुआ था। तो 2019 अमेंडमेंट की बात करते हैं हम। तो 2019 अमेंडमेंट में देखो, सबसे पहले स्पेशल प्रोसीजर जो है टेररिस्ट को हैंडल करने के लिए ये एक्ट देता है, पावर देता है उसकी। ये एक्ट आपको प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी कि आप कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, और कोई भी आपको डिजाइंड इंटीग्रल टेरर, यानी कि कोई भी ऐसा टेररिस्ट जो आपकी इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी इंडिया की या सॉवरेनिटी, अगर इस पर कोई भी हमला कर रहा है, ठीक है, तो आप उस पर एक टेररिस्ट अटैक, यानी कि एक टेररिस्ट मान के उसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरा क्या बोलता है, ये बोलता है कि गवर्नमेंट पे में प्रिक्लोम और डेजिग्नेट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी पर्सन को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट घोषित कर सकती है। कब कब घोषित कर सकती है भाई, देखो, जब या तो वो इंक्लूड हो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में, या उसने कमिट किया हो, ठीक है, या वो सपोर्ट कर रहा हो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को, ठीक है, या फिर वो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ मतलब एक जाने का प्लान कर रहा हो, इन्वॉल्व हो, प्रमोट कर रहा हो, है ना, प्रमोट कर रहा हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें आप टेररिस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को या जो ऑर्गेनाइजेशन उसे आप टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, UAPA में अमेंडमेंट एक्ट 2019 के क्या बोला है, जो हाईएस्ट पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी होगी। डेथ पेनल्टी होगी या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, यानी कि जीवन भर आप जेल में सड़ जाओगे, है ना। इसके बाद और क्या बोला, देखो आप मान लो भाई एक आतंकवादी है, उसका एक घर तो यहाँ पे ये दिल्ली में मान लो, ठीक है, और एक घर मान लो उसका जम्मू कश्मीर में, है ना। तो अब इससे पहले क्या होता था, आपको DGP से परमिशन लेनी पड़ती थी इनकी प्रॉपर्टी सील करने के लिए, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत क्या होगा, एक NIA बनाई गई है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो जब चाहे जिसकी प्रॉपर्टी सील कर सकती है। तो इसका मतलब देखो, मान लो पहले दोनों DGP से बात करनी पड़ेगी, तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा था, प्रोसीजर सरल और छोटा हो गया है। NIA जो मैंने अभी बात करी आपसे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये साइबर क्राइम्स जो होते हैं उनको भी जांचती है, उनकी भी प्रोब करती है। ठीक है, कि भाई कोई साइबर क्राइम या व्हाट्सएप सोशल मीडिया किसी भी टाइप से ये क्राइम ना कर रहे हो, किसी भी टाइप से ये टेररिज्म एक्शन प्रमोट ना कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट था जो हम क्लियर कर चुके हैं। UAPA 2019 में आपके लिए इतना ही आ सकता है। इसके बाद है पेगासस इश्यू टू रॉयल बजट सेशन। पेगासस इशू अगर आपको ध्यान हो तो हम कल डिस्कस कर चुके थे पेगासस इशू को। पेगासस इशू जो है वो NSO फर्म से लिया गया है। और अगर आप पेगासस की बात करो तो पेगासस में ये एक मालवेयर स्पाईवेयर है, हमने कल बताया था, मालवेयर है ये एक पेगासस जो स्पाईवेयर की फॉर्म में है। ठीक है,
ये जीरो क्लिक अटैक होता है, जीरो क्लिक अटैक होता है, इसे ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, जीरो क्लिक अटैक, जीरो क्लिक अटैक, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद आप और बात करना चाहो जीरो क्लिक अटैक के बाद, तो ये इजरायली फर्म एनएसओ ने बनाया था, हमने बात कर ही ली है इस पे, एनएसओ ने ये बनाया था, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़े से सेशन की बात करना चाहो तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको इतने सेशन करने जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना जरूर लिखा हुआ है कि आपको 6 महीने, एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो 6 महीने का टाइम है वो मैक्सिमम वो हो सकता है। तो हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 सेशन करती है। पहला बजट सेशन होता है, बजट, दूसरा फिर मानसून सेशन होता है, मानसून सेशन, और तीसरा फिर विंटर सेशन होता है, ठीक है। ये 3 सेशन होते हैं। अच्छा, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बजट सेशन से पहले, यानी कि साल में जो भी पहला सेशन होता है उसके पहले दिन, ठीक है, और जब भी कोई नई लोकसभा नियुक्त होकर आती है तो उसके पहले दिन प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को लेक्चर देते हैं, यानी कि पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो आज प्रेसिडेंट ने भी शायद पार्लियामेंट संबोधित करी होगी, अगर आपने देखा होगा तो वो अपने बग्गी पे या गाड़ी में गए होंगे, जैसे भी घोड़े के साथ जाते हैं टक 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 करते हुए, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करना चाहो तो ईपीएफओ टू अपॉइंट ऑडिटर टू ट्रैक फंड मैनेजर, यानी यहाँ पे ईपीएफओ की बात करी गई है। ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता ही है। ईपीएफओ में अगर आप थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहो डिटेल में तो देखो, ईपीएफओ जो है, ईपीएफओ एंड ईपीएफ एंड मिसलिनियस, ईपीएफ एंड मिसलिनियस एक्ट जो है 1952 में बनाया गया था, ठीक है। अगर इस एक्ट के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहोगे तो ये जो एक्ट है ये मिनिस्ट्री किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता होगा बताओ? ये एक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये एक्ट आता है। ध्यान रखना, ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आप ईपीएफ में 3 स्कीम्स इंक्लूड होती हैं। ईपीएफ स्कीम जो होती है, एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 1952, इसके बाद अगर आप दूसरी स्कीम की बात करो, दूसरी स्कीम जो होती है इसमें इंक्लूड वो होती है पेंशन स्कीम, वो होती है पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम जो 1995 में लॉन्च हुई थी। और इसके बाद इसमें एक स्कीम लॉन्च होती है इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, और जो इंश्योरेंस स्कीम है वो 1976 की है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ईपीएफओ आपको समझ आ गया होगा। ईपीएफओ में इस समय लगभग 24 करोड़ 77 हजार या लाख, 24 करोड़ 77 लाख अकाउंट्स हैं, ठीक है। अगर आप ईपीएफओ की बात करो तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए काम करता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये इंक्लूड होता है। और आप ईपीएफओ में मेरे हिसाब से, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई हैं तो आप बता देना। पंजाब चन्नी 2 सीटों से लड़ेंगे, है ना। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट न्यूज़ पे चलना चाहो तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केएनपी एनालिसिस को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो मिलती रहती हैं, ठीक है। ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इसमें कुछ भी इस पेज पे, ठीक है। एमईटी डिपार्टमेंट फोरकास्ट रेन 2 फरवरी, भाई रेन ही स्टार्ट आएगी, चलो कोई नहीं। जर्नलिस्ट अरेस्टेड फॉर इम्प्रेजनेटिंग यूपीसीएम, चलो लो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। होल्डिंग हॉस्टेज टू अर्न क्विक मनी, ये एक होता है ना कि भाई आ जाओ 10 दिन में पैसा दुगना, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलना चाहोगे तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट पेज पे भी आपको कुछ मिलेगा नहीं। बीजेपी विनेबिलिटी स्ट्रेटेजी, एजुकेशन प्लस, कुछ नहीं है। इससे आगे अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलना चाहोगे, आज का अखबार में है नहीं कुछ खास, बस हम न्यूज़ बना रहे हैं। गवर्नमेंट अटैक्स ममता गवर्नमेंट, ये 75% सर्वे रेस्पोंडेंट अपोजिट सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन अगर आपको पता हो तो केरला में रेलवे लाइन जो है, केरला में रेलवे लाइन है वो 2 कोने को जोड़ दिया, ठीक है। और रेलवे लाइन जो है केरला की, इसमें सबसे बड़ा एनवायरनमेंट इशू है कि एनवायरनमेंट इशू है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट ने उसे क्लियरेंस दे दिया है, लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे हैं, या वहाँ के जो एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, अपोजिशन पार्टी बोल दिया नहीं नहीं ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है या हाईवे जो है वो सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी, है ना। इसके बाद देखो संडे लॉकडाउन इफेक्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड विंटर होम इन बंगाल। इसमें आप 2 चीज़ समझ लो, देख लो, माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जो कहीं और से अपने यहाँ पे आती हैं, ठीक है ना। माइग्रेट को हिंदी में प्रवासी पक्षी, है ना, प्रवासी पक्षी बोलते होंगे जहाँ तक, ऐसे हिंदी माइग्रेशन की प्रवास होती है, ठीक है। तो अगर इसके बाद आप बात करो तो ये आके बंगाल में रुकी हैं, ठीक है। बंगाल में अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो ये संतरंगची झील है, बंगाल में ये
संतरक्षी झील है, हावड़ा में है ये संतरक्षी झील, ठीक है। इसके बाद आप बंगाल में थोड़ा सा और देखना चाहो तो बंगाल में ही सुंदरबन है, मैंग्रोव डेल्टा है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट माने जाते हैं। बंगाल में ही कुलिक बर्ड सेंचुरी है, बंगाल में ही कुलिक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। इसके बाद अगर देखो ये जो पक्षी आते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड हो जाते हैं, ये हिमालय और सेंट्रल एशियन हाईलैंड से आते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। विंटर माइग्रेशन होता है। 133 स्पीसीज जो है वो 20 वाटर बॉडीज में आके रहती हैं, ठीक है। और इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ इसमें और कुछ पढ़ने की या कुछ क्लियर करने की ज़रूरत होगी। इकोसिस्टम हेल्थ निश्चित रूप से होता है। इकोसिस्टम प्रेजेंस, अगर देखो प्रेजेंस जो होता है वो इकोसिस्टम हेल्थ का प्रेजेंस है कि भाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सही है, यहाँ की क्लाइमेट सही है, यहाँ का वेदर सही है, ठीक है, यहाँ पॉल्यूशन लेवल सही है। अगर भाई कोई स्पीसीज आएगी वो जब ही आके रुकती है, ठीक है, तो ये इकोसिस्टम इंडिकेटर भी इसे हम कह सकते हैं, है ना। यहाँ तक मेरे हिसाब से अगर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसके बाद बात करते हो कांग्रेस रिवार्ड कोस्टल कर्नाटक लीडर, मुझे नहीं लग रहा ये इंपॉर्टेंट है। मंथ्स ऑफ प्लानिंग डिजाइनिंग इनटू ड्रोन शो एट राजपथ। चलो ये तो खैर राजपथ की बात है। अगर आप ड्रोन की बात करो तो देखो ड्रोन आपके एग्रीकल्चर में भी काम आ सकते हैं, ठीक है। ड्रोन आपके सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी काम आ सकते हैं, ठीक है। ड्रोन आपके पब्लिक हेल्थ के लिए भी काम आ सकते हैं ड्रोन, ठीक है। तो ये ड्रोन के यूजेस हैं। तो अच्छा, अभी ड्रोन रेगुलेशन एक्ट भी आया था, ड्रोन रेगुलेशन एक्ट, तो उसे हम देख लेंगे अगर किसी दिन न्यूज़ में आएगा तो ड्रोन रेगुलेशन एक्ट को। उसमें क्या होता है कि आप जो है कॉमर्शियल पर्पज के लिए कितना ड्रोन यूज कर सकते हो, कितने किलो का ड्रोन अपने प्राइवेट पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पे आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहो लिमिट्स ऑफ पावर, एससी सर्व से रिमाइंडर दैट हाउस शुड, अगर आपको ध्यान हो तो जो बीजेपी के 12 एमएलएस थे उनको जो स्पीकर ने 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था भाई 1 साल के लिए हमेशा इलीगल हो सकता है, क्योंकि देखो अगर 6 महीने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी खाली रह जाए तो उसमें आप बाई इलेक्शन करा सकते हो। बाई इलेक्शन मैंने आपको बताया था 6 महीने जो टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ये 6 महीने का टाइम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया हुआ है। अगर आप इसके बारे में बात करो उसमें 2 एग्जाम्पशन है, या तो भाई आपका टाइम 1 साल से, जो भी मान लो वेकेंट सीट हुई हो उसका टाइम 1 साल से कम रह गया हो कंप्लीट होने में, या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बोल दे कि नहीं हम इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बोले, दोनों चीज़ दोनों लोग बोल दें, दोनों जो मतलब दोनों संगठन बोल दें तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहो तो फिर 1 साल के लिए जो बीजेपी के बाद एमएलएज हुए थे वो सस्पेंड हुए थे, वो स्पीकर ने सस्पेंड कर दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं ये गलत है, इलीगल है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोला है कि आप जो है लेजिस्लेटिव पर ध्यान रखिए, आप जो ये हरकत मत कीजिए उल्टी सीधी, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसमें इतना ही है, यानी कि उन्होंने एक डांट टाइप लगाई है स्पीकर को। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये बोला है उन्होंने, इट हैज टर्म्ड 1 ईयर सस्पेंशन एज ए पुनिटिव एक्शन वर्स देन एक्सपल्जन, यानी बोला है कि ये भाई पुनिटिव एक्शन है, एक्सपल्जन से भी बुरा, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है और मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है आपको, ठीक है। और ठीक है चलो, तो ये चलता रहेगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, आर्टिकल 212 कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई जो जुडिशियरी है वो रेगुलेटरी ऑफ प्रोसीजर अडॉप्टेड बाई हाउस को एग्जामिन कर लेगी, ठीक है। इसके बाद risky bets, Russia should do more to reduce tensions along its border with Ukraine। रसिया यूएसए हम बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं, आपको पता ही है रसिया यूएसए यूक्रेन इश्यू। आपको पता है कि रसिया ने यूक्रेन पे अपनी मिलिट्री भेज दिया, हालांकि अब यूएसए ने भी लगभग कुछ सैनिक वहाँ पे भेजने का फैसला लिया है। अच्छा, इसमें जो नेटो एक्सपेंशन हो रहा है, रसिया जो बोल रहा है भाई हमें नेटो जो वो एक्सपेंड ना करे हमारी तरफ, क्योंकि लेटवेनिया, लिथुनिया, बल्गेरिया आदि जो मेंबर हैं रसिया के जो आसपास के बॉर्डर कंट्रीज हैं वो नेटो में पार्टिसिपेट हो चुके हैं। यूक्रेन भी पार्टिसिपेट होने के कोशिश कर रहा है। तो रसिया ने बोला है भाई हमें लिखित में दे दो आप कि नेटो जो वो एक्सपेंड नहीं करेगा, और यूएस लिखित में देना नहीं चाहता। लेकिन रसिया के प्रेसिडेंट जो उन्होंने बहुत एक अच्छा फैसला ले लिया, जहां उन्होंने क्रीमिया को 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था, उसके बाद भी जहां आसपास के यूरोपियन कंट्रीज यूएसए वगैरह उनका विरोध कर रहे थे, तो रसिया ने ये मामला ठंडे बस्ते में डालकर नए बस्ते में यूक्रेन इशू पे डिस्कस कर लिया। जहां रसिया से पहले कोई बात नहीं करना चाहता था इस इशू पे, अब सब बात करना चाह रहे हैं। तो ये रसिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है और रसिया को उस अपॉर्चुनिटी को जरूर बनाना चाहिए। कोल्ड बर्ड वार में उसे नहीं जाना चाहिए, ना ही यूएसए को जाना चाहिए। हालांकि रसिया ने बोला है कि भाई हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, रसिया डजेंट बारबार्स, यानी कि रसिया जो है युद्ध नहीं चाहता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि रसिया युद्ध ना करे। ये इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरी ओर से, ठीक है। इसके बाद अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है।
इसके बाद देखो शो कमिटमेंट टू इक्विटी इन द बजट। अगर इसमें आपको दो चीज़ें याद करने की जरूरत है बस, एक तो कि ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है इनइक्वलिटी रिपोर्ट, और इस बार का टाइटल है इनइक्वलिटी किल्स। ठीक है, इसमें आप ये बोला है कि भाई कोरोना के बाद पब्लिक की हेल्थ खराब हो गई, इनइक्वलिटी बढ़ गई है ज़्यादा, जो 50% लोग हैं शुरू के है ना उनके पास बहुत ज़्यादा धन है, जो 10% लोग हैं उनके पास 50% धन है, शुरू के 10% जो लोग हैं उनके पास 50% इनकम है, 50% इकोनॉमी का हिस्सा है। तो ये बात है, इसे हम बजट में अब कल बजट आ जाएगा, आज इकोनॉमिक सर्वे आई रहा है तो उसमें ज़्यादा ध्यान से डिस्कस करेंगे मेरे हिसाब से, वहाँ पे हम ज़्यादा इसे डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप और मेरे हिसाब से इसमें बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। महात्मा गांधी द आउट ऑफ बॉक्स थिंकर्स, देखो महात्मा गांधी के बारे में एक लेक्चर हो सकता है, एक पूरा 1 घंटा लग सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने महात्मा गांधी की एक वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी होगी तो महात्मा गांधी फॉर एग्जाम्स है ना, महात्मा उस वीडियो को देख लो, आपके एग्जाम पर्पज से अभी वही पावरफुल है, वही वीडियो पर्पजफुल है। आप उस वीडियो को देखिएगा तो महात्मा गांधी के सारे आंदोलन, सारी किताब, उनके सारे नाम आपको एक बार में रिवीजन के थ्रू पता पड़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप उस वीडियो को जरूर देखने वाले हैं, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें, ए ईयर ऑन म्यांमार सैनस हॉरिबिल्स, आपको ध्यान होता है 1 फरवरी को ही म्यांमार में जो मिलिट्री है उसने कब्जा कर लिया था। इसमें इन्होंने दिया ये है कि भाई मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, वहाँ की डेमोक्रेसी जो है वो ध्वस्त हो गई है, जो ये जो है इनके वहाँ की यानी ऑन्ग सान सू की जो है म्यांमार की जो उस समय मुख्य महिला रही थी, हेड रही थी है ना, इनको इस समय डिटेंशन में डाल दिया है। तो अब बात ये आ रही है कि भाई डेमोक्रेसी वहाँ एस्टेब्लिश होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। इंटरनल सीन ये है कि वहाँ के लोग जो है वो पब्लिक जो है वहाँ की वो विरोध कर दिया है, मिलिट्री का विरोध कर दिया। लेकिन एशियन ग्रुप की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल फोरम की बात करें, तो एशियन के इस समय कंबोडिया पे इसकी चेयर है एशियन रूल की, और वो भी इसमें सॉफ्ट, जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं सॉफ्टर अप्रोच अपना रहे हैं, तो ये एक इशू बनता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद निश्चित रूप से जो वहाँ की मिलिट्री है वो किसी की बात मान नहीं रही है, बहुत सारे मेडिटेटर्स ने वहाँ कोशिश भी करी है, यूएन ने भी बोला था कि नहीं भाई आप ऐसा मत करो। ठीक है, इसके बाद जो है मीडिया ने जो ज़्यादा अटेंशन दे दिया है वो रसिया एंडेवर्स टू बे वो म्यांमार्स बाय इंक्रीजिंग डिफेंस कोऑपरेशन सिंस द कूप, यानी कि रसिया का जो प्रयास है वो म्यांमार के उसने डिफेंस कोऑपरेशन में ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो ये बात है ना, लेकिन प्रिंसिपल जो प्लेयर है वो चाइना है। चाइना निश्चित रूप से, चाइना बस मौके को भुनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है म्यांमार है ना। तो मेरे हिसाब से इंडिया पॉलिसी है, इंडिया बोल रहा है, इंडिया ने चुप्पी तोड़ दी है। इंडिया देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया भी चाहता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ हम काम करें, तो इंडिया इसके थ्रू काम करना चाहता है। तो निश्चित रूप से इंडिया, हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने टॉप मिलिट्री कमांडर के साथ मीटिंग करी है, और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि म्यांमार जो है वो एक मेड इन इंडिया अभी वैक्सीन वहाँ पहुँचाई थी, और म्यांमार के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा से और डेमोक्रेटिक रिलेशन दोबारा से एस्टेब्लिश हो सकें। फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर टू नोट, मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, बर्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई है जिसने वही बोला है कि भाई जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है, अगर आप देखो इसमें थोड़ा सा जो हम पीछे भी डिस्कस कर रहे थे, लगभग सेम आर्टिकल है ये दोनों, कि जो बॉटम 50% है ये टॉप 10% अर्न मोर देन 20 टाइम्स दैट। ठीक है, यानी कि बॉटम 50% जो है वो कमाते हैं खाली 53,610 रुपये, और 10% जो है टॉप वो इसके 20 गुना कमाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, टॉप 10% एंड टॉप 1% होल्ड, टॉप 10% के पास 57% धन है, मनी है, और जो टॉप 1% है उनके पास 20% है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं नोट करने की। और इसके बाद अगर आप बात करो तो इसमें बजट में इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, वो देखते हैं क्या होता है ना। अगला अगर आप देख पा रहे हो टॉपिक, अगर ये आ जाए तो न्यू डिस्ट्रिक्ट न्यू चैलेंज है अगला जो टॉपिक है, न्यू डिस्ट्रिक्ट न्यू चैलेंज। इसमें आपको मैंने बताया जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है और बिगाड़ सकती है। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलना चाहो, प्रोब्स आउट इनटू पेगासस केस, जो कौन सा पेज है ये एक बार देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा 8, प्रोब्स आउट इनटू पेगासस केस, जो प्रोब है वो पेगासस केस में जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ये आज पार्लियामेंट का भी मुद्दा रहेगा,
तो हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। गहरी दोस्ती से कल इजराइल के साथ जो 30 साल हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के वो कंप्लीट हुए थे। हालांकि इजराइल को हमने 1950 में मान लिया था, लेकिन जो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए थे वो 1992 में हुए थे। इसके लिए एक यानी कि उन्होंने एक 30 टाइप का एक बना के, और अशोक चक्र भी है उसमें, ट्राई कलर भी है, तो उसका एक स्तंभ लोगो जारी किया है इंडिया इजराइल ने मिलके। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। इंडिया इजराइल जो हमारे डिफेंस पार्टिसिपेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बहुत सारे इक्विपमेंट जो लेते हैं वो इजराइल से लेते हैं। इंडिया इजराइल जो है एक हमारे यानी कि इसमें अफ़गानिस्तान वगैरह में भी एक हमारा साथ दे सकता है, ठीक है, अफ़गानिस्तान इशू में। और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं ये, तो निश्चित रूप से बहुत मजबूत होंगे, ठीक है। और अगर आप बात करो इसराइल की, तो इसराइल में जो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो ट्रेड एंड डायमंड होता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो ट्रेड एंड डायमंड होता है, और लगभग 50% ट्रेड जो हमारा बायलैटरल ट्रेड वो डायमंड में होता है। तो ये इंडिया इजराइल का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप इंडिया इजराइल के बाद, मैंने मिलिट्री इक्विपमेंट बता दिया, इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इन्होंने एक 3 ईयर वर्क प्रोग्राम भी बनाया था, 3 ईयर वर्क प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर, है ना। ये एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आप इसके बाद इंडिया का अगर कुछ देखना चाहो, तो इंडिया ने एक I4F यानी कि इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड है, जो साइंस एंड टेक के लिए इन्होंने बनाया है, ठीक है। और इजराइल जो है वो भाई ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन करेगा, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप नीचे बात करते हैं तो अनदर ब्रह्मोस डील, जो फिलीपींस ये ब्रह्मोस डील ले रहा है, ठीक है। ब्रह्मोस इससे पहले भी $375 की डील हुई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लिए। तो ये फिलीपींस के साथ बस आपके रिलेशन में इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आप और बात करना चाहो, तो ये स्ट्रॉन्ग बिड जो है, इसने हवा ने जो सुभाष चंद्र बोस का वो था होलोग्राम, उसे डिस्टर्ब कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके बाद इस पेज पे तो कुछ आती ही नहीं है। बीजेपी राहुल प्रियंका, है ना। हिंदू महासभा पेज, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना चाहोगे, इंडिया रिकॉर्ड से स्पाइक विद 404 कोविड-19 डेथ्स। इंडिया ने 404 कोविड-19 डेथ देख लिए हैं। 60% एलिजिबल यूथ वैक्सीनेटेड है। फर्म 6 बूस्टर नोट फॉर स्पुतनिक लाइट देख लिए हैं, वो वाली हमें जो वैक्सीन है वो मिल जाए, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करना चाहो, हाँ ये देख लो, SC जज इलेक्टेड बाय द यूज ऑफ सोशल मीडिया टू ट्रोल द वर्क। देखो अगर इसमें मैं SC जज की बात करूं, तो SC जज को सबसे पहले आप SC को सुप्रीम कोर्ट को या किसी जज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ, तो ये जो कंटेम्प्ट होता है वो कहाँ लिखा हुआ है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है एक, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना। 1971 में बना था ये। 1971 में एक्ट मान लो इसे किसी टाइप का, तो 1971 में इसका जो सेक्शन 2C बोलता है, सेक्शन इसका जो 2C है वो बोलता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन 2C बोलता है कि आप कोर्ट के किसी भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट जब बोलेंगे जब आप कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर रहे हो, जब आप कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर रहे हो, ठीक है, जब आप कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे, जब आप कोर्ट के कार्य में बाधा डाल रहे हो, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कोर्ट के काम को, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करें, और अगर आप कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये आपकी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में माना जाएगा, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपका माना जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद आप और बात करना चाहो, लेकिन भाई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिली हुई है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में मिली हुई है, स्पेशली 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में, है ना। लेकिन आपको जो उसमें रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शन भी दे रखे हैं, अपवाद भी दे रखा है ना। तो ये देखते हैं क्या ये मतलब ये होता है कि आप एक कोर्ट को ट्रोल करो, कोर्ट का क्रिटिसिज्म करो, ना कि कंटेम्प्ट करो। क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट में एक बहुत छोटी लाइन है, ठीक है। तो आप क्रिटिसिज्म करो, ना कि कंटेम्प्ट करो, है ना। और इन्होंने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के कंधे इतने बड़े हैं कि वो उनके ऊपर उनके ऊपर जो वो मतलब उनके ऊपर डाल दें बात को, या वो कोर्ट के ऊपर जा रही है ना। तो ये अगर जज के पर्सनल मैटर में है तो ये जज को खुद देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बोली है, जो लास्ट डिसीजन है वो कोर्ट के पास होता है। आपको ध्यान हो, प्रशांत भूषण केस में ₹1 की पेनल्टी लगाई गई थी उन पर, केवल कि भाई आपने कंटेम्प्ट किया, लेकिन एज ए कंटेम्प्ट तो किया है इसलिए, लेकिन वो एक अच्छा कंटेम्प्ट था इसलिए पेनल्टी उन पर कम लगी थी, ठीक है।
मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए। अगर आप अगली न्यूज़ पे चलना चाहो, एमिड चिल इन रिलेशन न्यू पीएलए हिस्ट्री रिटर्न स्पॉटलाइट टू 1962 बाद। देखो 1962 में बाद हुआ था, बिल्कुल हुआ था, है ना। तो इसके बाद जो हम देखते हैं हमारा जो कोरियन वार और बाद में जापान हुआ था, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसके बाद चेंज हो गई हैं, ठीक है। और इंडिया जो है, चाइना ने इसे हालांकि मासिव अटैक को एक सेल्फ डिफेंस काउंटर अटैक बोला था। और ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या होता है। और इसके बाद अगर आप और कुछ देखना चाहो तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ, ये एक बुक आई है जिसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस किया गया है, ठीक है। और इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इंडिया चाइना इशू आपको पता ही है, ठीक है। पेंगोंग सो लेक वगैरह पे इंडिया चाइना इशू चल रहा है। सियाचिन ग्लेशियर पे तो खैर क्या ही है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश को भी उसने एक गांव का कुछ नाम दिया है, ठीक है। तो ये एक इशू है। ब्रिटेन टू बाइडन सेक्शन ऑन रसिया टू डिटर